चिल्ड्रन, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ग्रेविटेशन का। चैप्टर 9 है ये और क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो देखिए, ग्रेविटेशन के बारे में हमने ऊपर कुछ इसका इंट्रोडक्शन किया था। अब इसकी हम ब्रीफिंग करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये ग्रेविटेशन होता क्या है। तो देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जो सोलर सिस्टम में हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों ओर मूव करता रहता है, उसके अराउंड मूव करता रहता है। तो यहाँ पर ये मूव कैसे कर पाते हैं? इनके बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो एक ही ऑर्बिट में इनको घुमाता रहता है, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो कि हर चीज, जो ये एप्पल है, न्यूटन ने जब ये देखा कि उनके सर के ऊपर वो एप्पल गिरा, तब उन्होंने ये सोचा कि एप्पल हमारा अर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी अर्थ की तरफ गिर रहा है, यानी अर्थ क्या है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रही है जिसकी वजह से जो एप्पल है वो नीचे गिर रहा है। तो उन्होंने फिर ये भी सोचा कि क्या मून में भी वही फोर्स अप्लाई हो रहा है, कि मून और अर्थ के बीच में भी कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो मून अर्थ पर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इसी चीज को जानने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। देखिए, यहाँ पर इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बच्चा है जो कि क्या है, उसके हाथ में एक थ्रेड है और उसके हाथ में, उस थ्रेड में वो एक स्टोन बांध दिया है, ठीक है। अब उसको वो क्या कर रहा है, राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में उसको मूव करा रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए वो सर्कुलर मोशन दे रहा है, उसको मूव करा रहा है, तो मान लीजिए अगर इसका थ्रेड यहाँ से कट हो गया, यहाँ से किसी वजह से टूट गया, तो ये स्टोन कैसे मूव करेगा? तब भी क्या वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा? नहीं करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो जो स्टोन है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि कट होने पर, यहाँ का फोर्स खत्म होने पर वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी स्ट्रेट लाइन में ले आता है। तो देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे बिफोर द थ्रेड इज रिलीज्ड, यानी थ्रेड को छोड़ने से पहले, या यहाँ पर हमारा थ्रेड अगर छूट जाता है या टूट जाता है, इसको छोड़ने से पहले द स्टोन मूव इन ए सर्कुलर पाथ। जब स्टोन था वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था विद अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, और उसकी स्पीड भी बिल्कुल सर्टेन थी। और हर पॉइंट पर देखिए, जब वो यहाँ आ रहा था तब भी क्या है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब ये स्टोन थोड़ा इधर आ रहा है तब भी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इधर आ रहा है तब भी वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। दैट मीन्स हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज हो रही है एवरी पॉइंट पर, तो चेंज द डायरेक्शन इन्वॉल्व चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो दैट मीन्स की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, या फिर उसका एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, इसी एक्सेलरेशन की वजह से इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, द फोर्स दैट कॉज द एक्सेलरेशन एंड कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। द फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो फोर्स है, ये हमारा जो फोर्स कहलाएगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा, क्योंकि ये हमेशा क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मूव भी कर रहा है, दूसरा हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स की एक्सेलरेशन भी उसकी चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पर जब तक ये थ्रेड यहाँ से कट नहीं हुआ था, या फिर इस थ्रेड को छोड़ा नहीं गया था, तब तक ये स्टोन क्या था, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस थ्रेड को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो जो ये स्टोन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन जब थ्रेड को छोड़ा, तब जो वो स्टोन है वो एकदम स्ट्रेट लाइन में चला गया। इसी स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पर ये सर्कुलर पाथ से मीट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, ठीक है। यानी बी पॉइंट क्या है हमारा इसमें? टेंजेंट ऑफ ए सर्किल। एट पॉइंट द मोशन ऑफ द मून द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मीन्स कि जो मोशन कर रहा है मून अर्थ के चारों ओर, अर्थ के अराउंड, वो किसकी वजह से कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव कर पा रहा है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कैसे प्रोवाइड हो रहा है? क्योंकि अर्थ के और मून के बीच में एक अट्रैक्शन प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर, इस वजह से सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। इफ देयर वर नो सच फोर्स, अगर इस फोर्स को यहाँ से हटा दिया जाए, द मून वुड परस्यू इन यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन, तब जो
तब जो वो स्टोन है, या फिर अगर हम मून की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो वो मून है वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ये सेम वैसे ही हो गया जैसे कि हम अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे कि एक बच्चा थ्रेड को स्टोन बांध के और उसको राउंड राउंड शेप में घुमा रहा है, तो बिल्कुल यही समझ लीजिए कि जो ये स्टोन है ये मून है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है इसमें, इट इज सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्ट टूवर्ड द अर्थ। आपने देखा कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ ही गिरता है। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ, क्या एप्पल, मान लीजिए ये तो उन्होंने कहा कि जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ गिरता है, लेकिन क्या जो अर्थ है वो भी एप्पल की तरफ ही जाती है? ये क्या जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ भी अट्रैक्ट होती है? ये तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है उसके दिमाग में कि ऐसा हो सकता है क्या? इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड एन एप्पल, लेकिन हम ये ऐसा देखते तो नहीं है कि जो अर्थ है वो मून की तरफ जा रही है, ऐसा तो हमने नहीं देखा। जबकि हमने ये देखा है जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ तो जा रहा है, लेकिन जो अर्थ है वो एप्पल की तरफ नहीं जा रही है, हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होता है इसके अंदर। ये इन्होंने उनके दिमाग में, न्यूटन के दिमाग में ये बात आई कि क्या ऐसा भी हो सकता है, हम देखते तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, द एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेकिन अगर हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं मोशन के, फॉर द गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारा फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, m इंटू ए, यानी यहाँ पर मास है और ये एसिलरेशन है और ये फोर्स है हमारा। तो जब हम यहाँ पर एसिलरेशन निकालते हैं तो f अपॉन ए, नीचे m आ जाएगा। तो इस मतलब है कि जो एसिलरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर एसिलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, अगर मास कम ज़्यादा होगा तो एसिलरेशन कम होगा। ठीक है, यानी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये नीचे m है दैट मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये ऊपर f है तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट कंडीशन होती है कि अगर a इसमें बढ़ रहा है तो f इसमें भी बढ़ेगा, अगर a इसमें घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, तो फोर्स भी इसमें घटेगा। लेकिन अगर m की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन अगर घटेगा तो m बढ़ेगा, m बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, जस्ट अपोजिट होता है, इसलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे। तो यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल। यहाँ पर जो एप्पल का मास है वो नेग्लिजिबल मान सकते हैं, स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ। किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि अर्थ तो हमारी बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसमें छोटा सा वो एप्पल जो कि अर्थ की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन जो एप्पल है वो इतना स्मॉल है कंपेयर टू अर्थ कि वो हमें उस फोर्स को हम देख नहीं पाएंगे उसमें, लेकिन उसमें वो फोर्स अप्लाई जरूर होता है। सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टूवर्ड द एप्पल। ठीक है, एक्सटेंड द सेम आर्गूमेंट वाई द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड द मून। ठीक है, यही आर्गूमेंट अगर हम मून पर अप्लाई करते हैं तो मून भी क्या है, मून को अर्थ अट्रैक्ट करती है तो अर्थ को मून भी अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आते जरूर हैं, जो कि हमें, क्योंकि मून बहुत छोटा है, अगर हम अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो मून तो स्मॉल है, तो इसलिए हमें मून नीचे गिरता हुआ नहीं दिखाई देता, जो अर्थ है वो मून की तरफ जाते हुए हमें नहीं दिखती है। ठीक है, इन द सोलर सिस्टम ऑल द प्लैनेट गो अराउंड द सन। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं। बाय आर्ग्यूइंग द सेम वे वी कैन से दैट देयर एग्जिट ए फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। तो ये हम मान सकते हैं कि जो सन है और जो प्लैनेट्स हैं इनके बीच में भी वही फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। फ्रॉम द एबव फैक्ट न्यूटन कॉन्क्लूडेड दैट, इन्हीं जो एबव फैक्ट दिए गए थे ऊपर हमने समझाए थे, वो न्यूटन ने उससे क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट एन एप्पल, कि एप्पल ही केवल अर्थ केवल एप्पल को अट्रैक्ट नहीं कर रही है एंड द मून, या फिर मून को अट्रैक्ट नहीं करती, बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं
ये वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूँ ये पेन की और इस बुक की, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है, कहीं पर भी रखी हुई है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स।